हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। बेटा आज हम आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक है जी गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के नाम से जिसे हम जानते हैं। क्या ये बजट आपका, जरा आप देखें इस कंटेंट को ध्यान से। बोले जो आपका बजट है जी, जिसे हम गवर्नमेंट बजट के नाम से जान रहे हैं, बोले गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ गवर्नमेंट रिसीट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोला अगर हम किसी भी सेशन की बात करें, हम उसके अंदर ये देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसको कहां से रिसीट होने वाली है, कहां से इसको इनकम जनरेट करेगी अपनी, और कहां पर जाकर ये गवर्नमेंट अपने खर्चे करने वाली है। ठीक है, देखो बेसिकली अगर हम अपने घरों की भी बात करें ना, क्या होता है हमारे घरों के अंदर हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं ना, हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर सेट करते हैं अपना, क्या भी हमने इस मंथ में इतनी इनकम जनरेट करनी है और यहाँ पर हमने इस अमाउंट को जाकर क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यहाँ पर हमें इसको खर्च करना है। देखो आपके फादर साहब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हो सकता है आपकी मदर भी कहीं जॉब करते हो, तो वो जो भी अपनी इनकम जनरेट करके आते हैं ना, उसका प्रॉपर वे में ना अपने शेड्यूल सा बना लेते हैं हम। क्या होता है मतलब कि एक स्ट्रक्चर सा हम क्रिएट कर लेते हैं, क्या कि हमने यहाँ पर इस अमाउंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इतना हमने सेव करना है, इतना एक्सपेंड करना है, या हमने इस महीने में जाकर कोई एक स्पेशल आइटम लेकर आनी है। ठीक है, हम पहले से प्लान करके चलते हैं उस सब चीजों को। एज इट इज जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है अपने फाइनेंशियल ईयर की, अगर मैं बात करूं आपसे, जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए चलता है, भी नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके अंदर हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके पास कहां से पैसा आएगा, कहां पर वो पैसे को खर्च किया जाएगा, जिस एक स्टेटमेंट के अंदर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको बना के दिया जाता है, जहां पर ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको बताई जाती है, उसे हम नाम दे देते हैं क्या, बजट का। क्लियर है कंटेंट यहाँ तक? तो क्या है, जरा हिंदी में भी देखें इस चीज को। बोले जो आपका सरकारी बजट है एक ऐसा वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्ययों के अनुमानों का क्या है जी, आपका एक विवरण होता है, एक ब्यौरा होता है जी आपका, जिसके अंदर सारी की सारी आइटम्स जो है मेंशन कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट को यहाँ से इनकम आने वाली है और यहाँ पर जाकर हमारी जो गवर्नमेंट है अपना पैसा खर्च करने वाली है। ठीक है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, एक ब्यौरा बोल सकते हो जिसको आप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है बजट को पढ़ने से पहले। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या जो बजट है आपका वो हमेशा फरवरी महीने में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसको जो पेश करने का टाइम है आपका, जो उसको रिप्रेजेंट करने का टाइम है कब है जी, वो आपका फरवरी का महीना है। अगर मैं आपसे बात करूं 2017-18 सेशन की, उससे पहले जो था ये बजट आपका फरवरी के लास्ट डे पे आता था हमेशा। अगर वो 28 है तो 28 फेब को, 29 है तो 29 फेब पर। ठीक है, लेकिन 2017-18 के बाद से क्या होने लगा, ये जो बजट है आपका फरवरी के फर्स्ट डे पे आपको क्या किया जाता है जी, पेश किया जाता है आपके सामने। तो फरवरी का जो पहला दिन है वो एक ऐसा दिन है जहां पर क्या होता है, हमारा जो वित्त मंत्री होता है हमारे देश का, वो क्या करता है जी, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके सामने बजट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, करंट में जो है वित्त मंत्री कौन चल रहा है जी, करंट में आपके जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। इससे पहले अरुण जेटली थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो 1955-56 से बाद में आपका जो बजट है उसको हिंदी में भी पेश किया जाता है। इससे पहले ये सिर्फ इंग्लिश में आता था, लेकिन अब ये हिंदी में भी साथ में आता है जी आपका। ठीक है, उसके बाद कंटेंट को अगर मैं देखें ध्यान से, आपके बजट को जो पेश करने का जो टाइम रहता है जी आपका, 2001 से मैं पहले की अगर बात करूं, बजट आपका पेश किया जाता था शाम को 5 बजे, लेकिन 2001 से बाद जो बजट है आपका सुबह 11 बजे वो आपके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले जो बजट बना था वो कब बना था जी आपको, तो सबसे पहला जो बजट बनाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, ये बनाया गया कब बना था, 7 अप्रैल 1860 के अंदर ये आपका पहला बजट बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हमारे इंडिया की अगर बात करें, हमारे इंडिया में जो है बजट बनाया गया वो किसने बनाया था जी आपका, तो यार देखिए अगर हम इस कंटेंट को ध्यान से, तो सबसे पहला जो आपका बजट था वो आया था किसके द्वारा, आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। कब दिया गया था ये बजट आपका, 26 नवंबर 1947 को ये बजट आपका बनाया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, आर के षणमुखम शेट्टी। इन्होंने क्या किया था जी, ये बजट आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं जी ध्यान से, ये जो आप फाइनेंशियल ईयर लेकर चलते हैं जी आपका, ठीक है, कौन सा है जी आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपसे बात करूं 1867 की, उससे पहले तक जो था आपका ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता था, 1 मई से 30 अप्रैल तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता था। लेकिन 1867 के बाद से ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ये चेंज हो गया जी आपका, ये क्या से क्या बन गया जी आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या अगर किसी सेशन में इलेक्शन आ जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपकी जो बजट की डेट है वो चेंज हो जाती है आपकी। क्यों चेंज हो जाती है, अगर हम सोचें इस चीज को ध्यान से, देखो कभी इलेक्शन आ गया आपके कब, मई में, ठीक है, हमने देखा जी जून में नई सरकार आ गई जी, तो जून से लेकर मार्च तक क्या वो सरकार कोई काम नहीं करेगी, काम तो करेगी जी। तो उस टाइम पीरियड में भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो बजट की जो डेट है वो डेट आपकी चेंज भी हो सकती है, लेकिन होगा क्या, जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमारा कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से
31 मार्च। उसके लिए सेशन हमारा वही क्या वही रहेगा, फेब में हम अगले सेशन के लिए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो टाइम पीरियड है हमारे सामने उसके लिए भी हम रफली से अपना क्या करते हैं, एक बजट अपना रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लियर? आगे कुछ इसके कंपोनेंट्स है, जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या है आपके स्ट्रक्चर, बजट है आपका, इसके कुछ घटक है आपके, इसको आप स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी संरचना है ये जो इसका घटक है, तो क्या है उसके अंदर समझते हैं बात से ध्यान से। तो दो आइटम इसके अंदर आपको लेकर चलनी है। पहली जो आइटम है आपके सामने क्या है, ये आपका बजटेड रिसीट्स की बात करेगा, और दूसरी तरफ आपसे बजटेड एक्सपेंडिचर की बात करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, बजटेड रिसीट की, जो आपकी बजट प्राप्तियां हैं, दो तरह से ये रिसीट्स हैं जी आपके सामने, दो प्राप्तियां कौन कौन सी, पहली है जी आपकी राजस्व प्राप्तियां जिसे हम नाम देते हैं रिवेन्यू रिसीट्स का, दूसरी है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां जिसे हम कैपिटल रिसीट्स के नाम से जानते हैं। क्या खासियत होती है दोनों की, समझते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं किसकी, रिवेन्यू रिसीट्स की। रिवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिससे ना तो आपकी एसेट्स कम होती है और ना ही आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है कोई। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी आपको प्राप्तियां प्राप्त होती हैं जिससे आपकी परिसंपत्तियों के अंदर कोई कमी नहीं आती और ना ही आपका कोई दायित्व बढ़ता है इनसे। जैसे कि अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं आपको कोई चीज, मैंने किसी को 500 रुपए गिफ्ट दिए, ठीक है, मैंने उसको बोला ये 500 रुपए आप रखिए, मैं आपसे वापसी नहीं लूंगा ये 500 रुपए। क्या वो 500 रुपए लेने से सामने वाले पर्सन की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, कोई दायित्व आया उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं आया। साथ ही साथ क्या उसकी किसी एसेट में कमी आई? बिल्कुल भी नहीं आई जी एसेट में कमी। एज इट इज हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी रिसीट्स मिलती हैं जिससे ना तो उसकी एसेट में कमी आती है, ना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिला जी, अब टैक्स से पैसा मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट में कमी हो रही है? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है उस चीज से। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, रिवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगी चीज आपकी एज इट इज। एक टर्म मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, एस्टेट। क्या होता है जी एस्टेट आपका? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, लवारिस होते हैं, ठीक है, डेथ होगी उनकी, तो उनके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कहां चली जाती है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी संपत्ति से क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब रिसीट्स किसमें आ जाती है, हमारी रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर आ जाती है। अगली है जी हमारी कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करता है आपसे। कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स है आपकी जिससे या तो आपकी एसेट में कमी आ जाएगी या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी जी आपकी। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे या तो आपकी परिसंपत्तियों के अंदर कमी आ जाती है या आपका दायित्व बढ़ जाता है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डिपार्टमेंट को सेल कर दिया। अब हुआ क्या, पैसा तो आ गया लेकिन गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, या गवर्नमेंट ने किसी से उधार ले लिया, पैसा बोरो कर लिया जी हमने। ठीक है, आप फॉरेन सेक्टर से बोरो कर सकते हैं या आपने आरबीआई से क्या लिया, लोन लिया जी। तो क्या होगा ऐसे हालातों में, जो आपकी इनकम है, इनकम तो होगी, रिसीट्स तो होगी आपको हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, एक बर्डन हो गया जी आपके ऊपर, एक दायित्व बढ़ गया। तो क्या हुआ, या तो आपकी एसेट में कमी आ जाएगी या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी रिसीट्स को क्या नाम दिया जाता है जी, आपका कैपिटल रिसीट का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ आते हैं जी आपके बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जैसे आपने रिसीट्स को देखा कि टू पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से, रिवेन्यू और कैपिटल। एज इट इज जो हमारे बजट के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें भी क्या है जी आपके टू पार्ट्स है, कौन कौन से, फर्स्ट आ जाएगा जी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, समझते हैं हमको ध्यान से। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट इंक्रीज होगी ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होगी, लेकिन ये खर्चा हो जाएगा जी सरकार का। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए इस चीज को ध्यान से। बोला राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय है जिससे ना तो आपकी किसी संपत्ति का निर्माण होगा ना ही आपका कोई दायित्व कम होगा उससे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल रखें इसके अंदर, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पेमेंट करी। किस टाइप की पेमेंट करी जो गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की पेमेंट करी बच्चों को। गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन की देती है जी आपको पेमेंट। ठीक है, लोगों को पेंशन बांटी जाती है। अब पेंशन देने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई एसेट बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का क्या होता है, वोट बैंक बढ़ता है उससे। ठीक है, तो होगा क्या, कुछ खर्चे ऐसे कर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से जिससे गवर्नमेंट को कोई एसेट से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वहां पर कोई एसेट नहीं बनती आपकी, और ना ही गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ना ही कोई दायित्व कम हो रहा है सरकार का हमारा। ठीक है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे खर्चे करती है जी। दूसरी तरफ जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सब खर्चे आ जाते हैं जिससे आपकी कोई एसेट क्रिएट होगी या आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो आपका पूंजीगत व्यय है, इस तरह का व्यय होता है जिससे या तो आपकी संपत्तियों का निर्माण होता है या दायित्व के अंदर कमी आती है जी आपकी। जैसे कि
क्या किया सरकार ने कोई अपनी नई प्रॉपर्टी परचेस करी थी, ठीक है। अब सरकार ने अपनी कोई बिल्डिंग बनाई, जैसे रेलवे है हमारे, कुछ सड़कें बनाई जाती हैं, आपकी खर्चा तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ एक एसेट बन रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। या गवर्नमेंट ने क्या किया था, लोन लिया हुआ था, गवर्नमेंट ने उस लोन की रीपेमेंट कर दी थी, उस लोन का भुगतान कर दिया, दोबारा से जो ऋण लिया था उसको वापसी लौटा दिया। तो क्या होगा, ऐसे हालातों में खर्चा तो हुआ लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या होगा, जो दायित्व है वो दायित्व कम हो गया, लायबिलिटी कम होगी यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो ये कंटेंट किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो अभी तक ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है, थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज करें तो क्या है, देखिए ध्यान से। बजट रिसीट में क्या है, दो बातें आपने पढ़ी है। एक तरफ क्या है जी आपका रिवेन्यू रिसीट, दूसरी तरफ है आपकी कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट जिसे हम राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं, कैपिटल जिसे हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो क्या है इसमें, रिवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स हैं जिससे ना तो एसेट कम होती है ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी, ठीक है। मतलब कि एक रूटीन नेचर में जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो रिवेन्यू नेचर होती है आपकी, ठीक है। दूसरी तरफ कैपिटल में क्या होता है, ऐसी रिसीट्स आपकी जिससे या तो एसेट कम हो जाएगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, तो वहां से जो भी पैसा आया। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर में भी वही दो बातें आ रही है आपकी, कौन कौन सी, रिवेन्यू और कैपिटल। अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, रिवेन्यू की, तो रेवेन्यू में क्या है, ऐसा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट बनती है ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसा एक्सपेंडिचर है जो या तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट करेगा या गवर्नमेंट की जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी आपने, किसको लेकर, कंपोनेंट को लेकर, किसके, हमारे गवर्नमेंट की बजट की। अब आगे इन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। तो समझते हैं उनको ध्यान से, क्या उनके बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको देखें। देखिए जी, आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। जो आपके राजस्व प्राप्तियां हैं उनके कुछ प्रकार हैं, आपके कुछ अंग हैं उनके, ठीक है। तो कौन कौन से वो टाइप्स हैं आपके, देखते हैं हमको ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है जी आपका टैक्स रिसीट्स, दूसरे है जी आपका नॉन टैक्स रिसीट्स। मतलब कि जो रेवेन्यू रिसीट्स था हमारा, नेचर क्या थी इसकी, जिससे ना तो आपकी एसेट्स में कोई कमी आती है ना ही आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। दो तरह से वो रिसीट्स हमें रिसीव होती हैं, दो तरह से हमें मिलती हैं। वो कौन कौन सी, या तो वो पेमेंट मिलेगी आपको टैक्स के थ्रू या वो मिलेगी आपकी नॉन टैक्स के थ्रू, ठीक है। अब टैक्स में तो क्या होगा, आप सबको पता है, हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करते हैं। दो तरह से टैक्स की पेमेंट की जाती है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारी इनकम के ऊपर इंपोज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, नॉन टैक्स रिसीट्स की, तो क्या होता है, नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। कहां कहां से मिलती है, देखो आपको पता है गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं, आपको उनमें फीस देके वो काम करवाना पड़ता है। जैसे कि आपको अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, तो उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। और क्या करते हैं जी, हमको लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं। डे टू डे आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है हमारे चालान वगैरह काटती है। तो इन सबसे गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है वो क्या होती है, वो सब नॉन रिसीट्स के अंदर जाती है। और किस हेड के अंदर जाएगी, आपकी रिवेन्यू रिसीट हेड के अंदर जाएगी जी आपको, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि जो टैक्स रिसीट्स है गवर्नमेंट की, ये कैसे काम करती हैं, टैक्स क्या होता है, कुछ इसके फीचर्स वगैरह है, इनको पहले देखते हैं बेसिक सी टर्म्स को, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट जो हम देखने जा रहे हैं अपना, कौन सा, टैक्स रिसीट्स का। देखिए किस तरह से वर्क करेगा आपका टैक्स रिसीट। क्या है यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी मीनिंग समझाया टैक्स का। बोले टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, मतलब कि टैक्स क्या है, एक ऐसा आवश्यक भुगतान है आपका जो करना पड़ेगा आपको, किसको, गवर्नमेंट को। क्या लिखा उन्होंने, टू दी गवर्नमेंट। कौन करता है ये भुगतान, बाय हाउस होल्ड, जो हमारा परिवार है वो इसकी पेमेंट करता है। जो फर्म है आपकी, अदर जो इंस्टीट्यूशन आपके काम करते हैं जैसे कंपनी वगैरह है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं ऐसे किसकी, टैक्स की, ठीक है। तो क्या लिखा उन्होंने, बोला कर जो है आपका एक ऐसा आवश्यक भुगतान है जो सरकार को या जो फर्में है या जो संस्थागत इकाई है, इन सबको सरकार को करना ही पड़ता है, ठीक है। किसकी तरफ से किया जा रहा है, परिवार, फर्म, ये संस्थागत इकाई, कोई भी क्या करता है, टैक्स की पेमेंट करता है जी आपको। यहाँ पर टैक्स की कुछ फीचर्स आपके सामने आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर आपका, बोले जो टैक्स है ना आपका, ये कंपलसरी पेमेंट है, ऑप्शनल नहीं होता टैक्स कभी भी आपका। ऐसा नहीं कि आपका दिल हो तो आप टैक्स दे देना, दिल ना हो तो टैक्स ना देना, नहीं, आपको 101% टैक्स की पेमेंट करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। सेकेंड पॉइंट क्या है जी, बोले टैक्स से जो भी इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट की, वो क्या होता है, वो सब के सब पैसा कहाँ लगाया जाता है, पब्लिक वेलफेयर में ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब अपने घर पे उस पैसे, सारे पैसे को लेकर जाएंगे अपने पर्सनल अकाउंट में डलवा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो पैसा जहां भी यूज किया जाएगा उसका मकसद एक ही होगा, क्या, कि हमने सोशल वेलफेयर में उसको लगाना, पब्लिक वेलफेयर में उस पैसे को लगाना है। थर्ड पॉइंट, बोले ये जो आपका टैक्स है, अब ये जो कर है और ये जो लाभ है, इसका अनुपातिक संबंध नहीं है आपका, नो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट। मतलब क्या बोला जी इसका, देखो आज मैंने टैक्स की पेमेंट करी 5 लाख रुपए की,
ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट को इस चीज के लिए बाउंड नहीं कर सकता कि ये 5 लाख का बेनिफिट सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। देखो अल्टीमेट मिलेगा वो सभी को, क्योंकि हमने अभी पॉइंट क्या पढ़ा कि पब्लिक वेलफेयर में हम इस अमाउंट को लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को ही टारगेट करके हम उस अमाउंट को एक्सपेंस करेंगे, नहीं, सभी के लिए वो एक जैसा अमाउंट बनेगा जी आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर आपका एक लीगल प्रोसीजर रहता है, जिसके अंदर आपका कानूनी व्यवस्था रहती है पूरी। टैक्स के क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इसका, जो हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है उसको हम आगे असेसमेंट के अंदर पे करते हैं, ठीक है। मतलब कि पिछले साल जो भी आपने इनकम कमाई है, अगले साल आप क्या करते हैं, उस इनकम के ऊपर अपना टैक्स का भुगतान करते हैं। सीए के पास हम जाते हैं, इसकी रिटर्न फाइल की जाती है, तो पूरा एक प्रोसेस है। पेनल्टीज वगैरह लगती हैं इसके ऊपर, ठीक है, कुछ डिडक्शन आपको दी जाती हैं, कुछ एजुकेशन सेस का प्रोविजन है, स्लैब्स का प्रोविजन है, तो पूरे प्रोसीजर में वर्क करता है जी आपका। फिफ्थ पॉइंट है जी आपका लास्ट, बोले जो आप टैक्स की पेमेंट करते हैं ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मतलब बना जिस इसका, गवर्नमेंट आपके घर पे नहीं आएगी या इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पे नहीं आएगा भी हाँ आपने कितनी इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स, नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर हम पेमेंट ना करें तो क्या होगा, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था पूरा का पूरा लीगल प्रोसीजर है इसके लिए, तो क्या होगा, आपसे पूरी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, फाइन चार्ज किया जाएगा हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ टैक्स की हमने क्या पढ़ी है जी, फीचर्स पढ़ी है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा कंटेंट आ जाएगा, वो है जी आपका टैक्स के कुछ टाइप्स होते हैं जी आपके। कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखते हैं उनको ध्यान से, तब तक आप ये नोट कीजिए फटाफट से। देखिए जी आगे टैक्स की कुछ टाइप्स है हमारे सामने, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड है जी आपका प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, और थर्ड आपका वैल्यूएटेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स आपको दे रखे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है, प्रगतिशील प्रतिगामी कर है, और मूल्य वृद्धि तथा विशिष्ट कर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं क्या है जी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है जी आपका। देखो जब हम बात करते हैं आपसे किसकी, डायरेक्ट टैक्स की, प्रत्यक्ष कर के नाम से जिसे आप जानते हैं, एक ऐसा टैक्स होता है जिसके ऊपर इस टैक्स को लगाया जाता है, वही क्या करेगा पर्सन, वही पर्सन इस टैक्स की पेमेंट करता है आपका। जैसे कि आज मैंने इनकम जनरेट करी है कितनी, 15 लाख रुपए एक सेशन के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी स्पेसिफिक मुझे ही पे करना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी मेरे बिहाफ पे टैक्स की पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो टैक्स आपकी इनकम के ऊपर लगाया जा रहा है, डायरेक्टली आपको हिट करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट है जी आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जिसको आप बहुत इजीली किसी सेकंड पर्सन के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो आप मार्केट में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी गुड्स परचेज करके आते हैं, ठीक है, आप कभी उनका एमआरपी को चेक कीजिए। एमआरपी क्या होता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है आपका, उसकी ब्रैकेट में एक टर्म आपको दे रखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, तो उसके क्या है, टैक्स इंक्लूड होता है जी आपका। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये मार्कर में परचेस करके आया मार्केट से, ठीक है, इस मार्कर का जो प्राइस है वो कितना है जी, 25 रुपीज, ठीक है। अब इस 25 रुपीज में क्या है, हो सकता है इसमें 3 या 4 रुपीज का अमाउंट क्या हो, टैक्स का हो, जो मैं पे करके आया उस शॉपकीपर को, ठीक है। तो होता क्या है, समझिए इस चीज को ध्यान से, हमारी जो कंपनी है जो ये मार्कर बनाती है, कंपनी ने क्या किया, गवर्नमेंट को टोटल पेमेंट करिए कितनी मार्कर की, जो मार्कर बनाती है अपनी 2 लाख रुपए टैक्स की पेमेंट कर दी गवर्नमेंट ने इसको, ठीक है। कंपनी ने देखा कि हमने टोटल मार्कर बनाया जी 1 लाख, गवर्नमेंट क्या, कंपनी क्या करेगी, पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है टैक्स की, ठीक है, अब कंपनी ने देखा कि हमने टोटल 1 लाख मार्कर बनाया, 2 लाख रुपए हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो एक मार्कर पीछे हमें 2 रुपए टैक्स के देने पड़ गए यहाँ पर। कंपनी क्या करेगी, उस टैक्स को आगे इजीली शिफ्ट कर देगी, वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी 2 रुपीज से, ठीक है। तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया, कंपनी के ऊपर आया, बिल्कुल भी नहीं है, वो किसके ऊपर आया, जो उसका फाइनल कस्टमर है उसी के ऊपर वो बर्डन आया। तो कंपनी ने क्या किया, इस टैक्स को आगे शिफ्ट कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, अल्टीमेट बर्डन उसी पर्सन पर रहेगा जिसके ऊपर ये टैक्स इंपोज किया जाता है, लगाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अल्टीमेट बर्डन क्या होता है, उसी पर्सन पे नहीं पड़ेगा जिसपे लगाया जाता है, क्या होता है, इस टैक्स को आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली जो कंपनियों पे ये आपका लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स आपका, ठीक है, तो कंपनियां क्या करती है, आगे उस टैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिवाइड कर देती है, आगे उनको शिफ्ट कर देती है, ठीक है। तो ये कंटेंट है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। सेकेंड टर्म के ऊपर आते हैं, क्या है जी आपका प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, मतलब कि एक ऐसा टैक्स है जिसका जो बर्डन है ना वो किसके ऊपर आता है, वो अमीरों के ऊपर ज्यादा आता है जी आपका, जो रिचेस्ट पर्सन है उन पे इसका बर्डन ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात करें किसकी, रिग्रेसिव की, तो जो हमारी पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, जो गरीब लोग हैं वहां उनके ऊपर क्या आता है, इस टैक्स का बर्डन थोड़ा ज्यादा रहता है। कैसे रहता है ज्यादा, इसको एक स्लैब के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि रियल लाइफ के अंदर जो हमारा टैक्स है वो टैक्स चार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई पर्सन अगर
20 लाख कमाता है, कोई 15 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, गवर्नमेंट किस बेस के ऊपर उस पर्सन से टैक्स चार्ज करती है। पहले उस स्लैब को समझते हैं, फिर हमें ये कंटेंट अच्छे से क्लियर होगा कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव एक्चुअल में वर्क कैसे करता है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और जितना भी कंटेंट कराऊंगा उसको साथ साथ नोट कीजिए आप, समझते हैं इसको ध्यान से किस तरह से। देखिए जी, यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझना है कि जो नॉर्मली हम इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो किस यहाँ पर टैक्स पे चार्ज करती है जी हमसे। ठीक है, यहाँ पर टैक्स के लिए क्या होता है, कुछ स्लैब्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं जी आपके। ठीक है, ये जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, बजट आपका रिप्रेजेंट करता है, उसमें हर सेशन के अंदर इस टैक्स की स्लैब का जिक्र किया जाता है। ठीक है, ये चेंजेस होती रहती हैं आपकी, फिक्स नहीं रहती ये चीजें कभी भी आपकी। ठीक है, हर सेशन में कोई ना कोई चेंजेस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एज ग्रुप है उसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड करके चलते हैं जी आपका। जो फर्स्ट है, नॉर्मली एज ग्रुप रहता है हमारा 0 से 60 के बीच में। ठीक है, 0 to 60 के अराउंड में है ये आपका। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट ग्रुप हमारा 60 to 80, जिसे हम नाम दे देते हैं क्या, सीनियर सिटीजन का। ठीक है, और उसके बाद जो 80 प्लस होते हैं आपके एज के अंदर, उन्हें नाम दे दिया जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक स्लैब आपके सामने समझाई है जो 0 से 60 के बीच में है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो 0 से 60 के बीच में है, क्या छोटा सा बच्चा भी इनकम जनरेट करता है सर, आप तो 0 की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, देखो डीआईडी है जैसे लिटिल चैंप्स, इन कॉम्पिटिशन में जाके पार्टिसिपेट करकर विन कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो इनकम आती है उनके ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे सपोज करो कोई छोटा बच्चा केबीसी के अंदर चला गया जी आपका। ठीक है, वहां से उसने इनकम जनरेट करी तो उनके ऊपर भी इनकम के ऊपर क्या किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 0 से 60 पूरा ग्रुप हम उठा के चलते हैं जी यहाँ पर। तो कैसे टैक्स लगाया जाएगा, देखिए ध्यान से, स्लैब आपके सामने समझा रखी है। आपके 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आप 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हैं तो 5% टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। 5 to आप 750 कमाते हैं तो क्या होगा, 10% आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। 750 to 10 लाख आप कमाते हैं तो 15%, 10 to 12.5 20%, 12.5 to 15 25% और 15 प्लस है तो 30%। ये स्लैब रेट होती है आपकी जिसके अकॉर्डिंग टैक्स को चार्ज किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से टैक्स चार्ज होगा जी हमारा। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसकी एज है 46 ईयर। ठीक है, तो उसकी जो इनकम है प्रीवियस ईयर की पिछले पूरे साल के अंदर उसने क्या किया, 20 लाख रुपए इनकम जनरेट करी है। तो उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा, कैसे चार्ज किया जाएगा, देखिए ध्यान से। मैंने भी आपको क्या बोला, पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं जी आपका। कि उस 20 लाख में से पहले 2.5 लाख की अगर मैं बात करूं आपसे, किस ग्रुप की, 0 से जो 2.5 लाख का ग्रुप है, कोई भी टैक्स आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगले 2.5 लाख की अगर हम बात करें, 2.5 लाख से 5 लाख का जो ग्रुप है आपका, तो 2.5 लाख हो गया, उसके अंदर आपका 5% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे हम इसके ऊपर, कितना बन जाएगा, 12,500 रुपये टैक्स बन जाएगा जी आपका। नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं, 5 to 7.5 है जो आपका, तो क्या होगा, ये 2.5 लाख आ गया हमारा। नेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी 10% के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे इसके ऊपर, कितना बन जाएगा जी आपका, 25,000। नेक्स्ट ग्रुप पे क्या है जी आपका, 7.5 to 10 है जो आपका, 15% टैक्स चार्ज करेंगे, कितना बन जाएगा, 37,500। ठीक है, और 10 to 12.5 के अंदर 20% चार्ज करना तो कितना बन जाएगा, 50,000। 12.5 to 15 के अंदर 25% है तो कितना बन जाएगा, 62,500। और नेक्स्ट जो आपका 15 लाख प्लस है जो आपका 30% के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा जी आपका, 1,50,000। ठीक है, तो इस सबका टोटल कर देंगे, ये क्या बन जाएगा जी आपका, टैक्स का अमाउंट बन जाएगा। टोटल आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी यहाँ पर आपकी। ठीक है, मतलब कि जो आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं वो कंटेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसके बाद आपसे क्या किया जाता है, कुछ बातें और की जाती है। जैसे कि इन सब के बाद आपसे एक टर्म जो चार्ज की जाती है जिसे हम एजुकेशन सेस के नाम से जानते हैं, नॉर्मली इसे सेस बोल देते हैं। क्या होता है, आपने एक स्लोगन सुना होगा गवर्नमेंट का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो उसका जो खर्चा होता है गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पॉकेट से नहीं पे करती, वो सब हम ही लोगों से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो जितना आपका टैक्स होता है उसका 4% प्रेजेंट में जो इसकी रेट चल रही है 4% की, 4% क्या होता है, सेस के रूप में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। क्लियर है कंटेंट। इसके बाद कोई एक स्पेशल सेस आपसे चार्ज किया जाता है। क्या होता है उसके अंदर, अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। और अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो उस पर 15% एक एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ डिडक्शंस भी दी जाती हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 80C से 80U तक कुछ डिडक्शन का प्रोविजन है जी आपका। ठीक है, मतलब कि क्या होता है इसके अंदर आपको, जैसे अभी देखो कोविड-19 चल रहा है हमारा, तो हम क्या है, पीएम केयर फंड है जो आपका, उसके अंदर आप कुछ डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो डोनेशन है वो आपकी क्या होती है, वो टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज आपसे नहीं किया जाता। कुछ आपकी क्या होती हैं, कुछ सोसाइटीज आपकी काम करती हैं, जैसे अगर आप देखिए कुछ संस्थान हमारे काम करते हैं, शिरडी संस्थान है जैसे, वहां पर आप जो भी डोनेशन देते हैं वो सब टैक्स फ्री रहता है जी आपका। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इनकम हमारी जाती है वहां पर क्या होता है, टैक्स चार्ज नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, टोटली हमें डिडक्शन दी जाती है। एलआईसी में आप क्या करते हैं, प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, जितना प्रीमियम आपने पे किया एक सेशन के अंदर,
उस उतना अमाउंट क्या होता है जी आपका टैक्स फ्री रहता है, आपका एग्जेम्प्ट रहता है वो टैक्स से, ठीक है। तो इस तरह की कुछ डिडक्शंस होती हैं जो यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद फाइनली आपके टैक्स का अमाउंट निकाल दिया जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने समझा कि रियल लाइफ के अंदर टैक्स चार्ज कैसे किया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसी से रिलेटेड है जी आपका। कैसे रिलेटेड है समझते हैं उस कंटेंट को बड़े अच्छे से, देखिए ध्यान से कैसे वर्क करेगा। देखिए जी सेकंड पॉइंट हमारा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, अभी जो हमने अपना टैक्स कैलकुलेट करना सीखा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी आपकी बढ़ती जा रही थी। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। ऐसे टैक्स को नाम दिया जाता है क्या, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरी तरफ रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम बहुत कम है या आपकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन आपसे टैक्स सेम चार्ज किया जाएगा। जैसे कि मैंने मार्केट में क्या किया, एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा 5 रुपए का, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं भी टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ 1 रुपया, अगर मुकेश अंबानी इसको खरीदे वो भी टैक्स की पेमेंट करेगा कितनी, 1 रुपया। तो दोनों के लिए सेम है, किसी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है उस इसमें। तो इसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर ज्यादा आता है, वो गरीबों के ऊपर ज्यादा आता है। कैसे, देखो सोच के देखो, अगर नॉर्मली हम 10% फिक्स कर दे इस रेट को, सभी के लिए एक जैसी रेट है। अब जो बहुत रिच है, जो खरबों रुपए कमा रहे हैं, उसको सिर्फ 10% पे करना पड़ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब है, सपोज करो टोटल में 10,000 कमाता है, उसके लिए क्या करना होता है, मंथली अपना उसमें से भी 10% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ जाए, तो उसके सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पे रहेगा, जो पुअर सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन रहता है जिस चीज का। थर्ड हमारा पॉइंट है जी वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, मूल्य वृद्धि तथा विशिष्ट कर। ये जो पॉइंट है आपका वैल्यू एडेड, आजकल तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि आजकल ये सभी टैक्स जो 17 तरह के आपके टैक्स थे इन सबको खत्म करके एक टर्म बना दी गई है आपकी जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट फिर भी क्या है आपका वैल्यू एडेड। देखो प्रोडक्शन के कुछ फेजेस आपके सामने होते हैं। सब स्टार्टिंग में क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है जी आपकी, उसके बाद उसको सेल करने के लिए मार्केट में निकाला जाता है, तो उसके ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर कुछ टैक्स चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन होता है तो उसमें क्या होता है, टैक्स इंपोज कर दिया जाता है उसके ऊपर। तो उन सब के ऊपर जो भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है आपको, वो एलयूएडी टैक्स बन जाता है जी आपका, ठीक है। दूसरी तरफ है जी आपका स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट करके नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके साइज के अकॉर्डिंग जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक टैक्स का, ठीक है। तो ये कुछ आपने टर्म पढ़ी है कि रेवेन्यू जो रिसीट्स है हमारी, वहां पर टैक्स के पोर्शन से हमें जो जो इनकम रिसीट होती है वो कैसी होती है, और आगे टैक्स के बारे में हमने कुछ टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़े। ये जो टैक्स का पार्ट मैंने भी आपको समझाया सारा, एग्जाम में 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड हम जो पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं, क्या कुछ एक रिसीट्स ऐसी होती हैं जो टैक्स के अलावा हमें रिसीट होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है समझते हैं उनको ध्यान से, तब तक आप ये छोटी सी हाइट में है, इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए जी क्या है नॉन रिसीट्स के अंदर आपका, जिसे हम करेक्टर प्राप्तियों के नाम से जानते हैं, ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे क्या हो रहा है जी आपका, जो टैक्स के अलावा आपको मिल रही है, मतलब कि टैक्स का कोई लेना देना नहीं है इन चीजों के साथ, ठीक है। और ऐसी है जो आपके रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है जी आपके, मतलब ना तो एसेट कम करेगी ना आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज करेगी आपकी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर आपका, फीस, लाइसेंस एंड परमिट। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट काम करते हैं, ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कमेटी है आपकी, वहां पे जाते हैं, क्या होता है आपको कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या डेथ सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, तो इस तरह के कोई भी सर्टिफिकेट होते हैं उनके लिए हमें फीस पेमेंट करनी पड़ती है वहां पर, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस की बात करते हैं जी आपसे। अब लाइसेंस में क्या बात आ जाएगी, देखो हम क्या करते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, ये जो ड्रग्स वाले होते हैं आपके, जो दवाइयों वाले जो मेडिकल आपके खुलते हैं, उनके लिए एक लाइसेंस आपने स्पेशल चाहिए होता है, तो उन सबके लिए हमें गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ परमिट वगैरह है जो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें परमिट लेने पड़ते हैं, जैसे आप हरियाणा स्टेट से राजस्थान स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा उसके लिए, तो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड हमारी आती है जी एस्टेट। एस्टेट क्या होता है, जिसे हम लावारिस संपत्ति बोल सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसकी डेथ हो गई तो उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अगर कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या कोर्ट के अंदर जाकर कोई प्रूफ नहीं कर पाता कि जिस पर्सन की डेथ हुई है मेरा ब्लड रिलेशन था उसके साथ या मेरा रिलेशन था उसके साथ, इसकी प्रॉपर्टी में मेरा राइट बनता है, अगर कोर्ट उस चीज को अप्रूवल नहीं देता है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी टर्म को क्या नाम दिया जाता है, एस्टेट का नाम दिया जाता है जी आपका, ठीक है। थर्ड है आपका फाइन एंड पेनल्टीज, समझाने की जरूरत नहीं है आपको इतना। क्या होता है इसके अंदर जी आपका, गवर्नमेंट को जो आप पे करते हैं किस फॉर्म में पे करते हैं, देखते हैं रूटीन में ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटते हैं जी आपका, ठीक है। तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जी आपके, फाइन या पेनल्टी जो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को। स्पेशल असेसमेंट की बात करता है जी आपसे। स्पेशल असेसमेंट में क्या बात आ जाएगी जी आपकी, देखो हमारे यहाँ पर तो ये इस तरह का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन अगर
हम बात करें किसी कुछ साइबर सिटीज की, कुछ स्मार्ट सिटीज हैं जो हमारी कंट्री के अंदर, वहां पर क्या होता है, स्पेशल ना सोसाइटीज बनाई जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखूं आपके सामने, आपने देखा होगा कि गोकुल धाम सोसाइटी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आता है आपका, तो इस तरह की जो कुछ सोसाइटीज होती है ना, तो उनमें क्या होता है, एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। लाइटिंग की प्रॉपर फैसिलिटी रहेगी वहां पर, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी है, सीवरेज की प्रॉपर फैसिलिटी है। तो वहां पर क्या होता है, जो रोड वगैरह है वो स्पेशल बना के दे रखे हैं उनको, मतलब कि कुछ ऐसा कर देना जिससे उनकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जिससे तो उस आइटमों के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पेशल असेस करती है उन चीजों को, स्पेशल टैक्स चार्ज किया जाता है उससे, ठीक है। तो फाइन पेनल्टी अभी हम कर चुके हैं, वही हमारा कंटेंट। एक लास्ट है हमारा क्या, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या होता है, देखो गवर्नमेंट के बहुत से एंटरप्राइज वर्क करते हैं, जैसे कि रेलवे है, बिजली बोर्ड है आपका, और गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट काम करें, आपके फूड सप्लाई ऑफिस है जी आपका, और इतने डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी इनकम किस फॉर्म में होती है, वो नॉन टैक्स रिसीट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई कमी नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये एक टोटल पार्ट अभी हमने स्टडी किया है, किससे रिलेटेड, जो आपका रेवेन्यू रिसीट्स है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, जो भी आपके डाउट रह जाते हैं लाइव क्लास में हम मिलेंगे, लाइव क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स लिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।